दोस्तों, आज से करीब 30 साल पहले एक ऐसी मूवी बनी थी जिसने उस वक्त ना जाने कितने अवार्ड्स को तो अपने नाम किया ही, साथ में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी बना दिए जो आज भी हॉलीवुड इंडस्ट्री के माइलस्टोन्स में शामिल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साल 1995 में आई सेवन सिंस मूवी की, जिसके सस्पेंस थ्रिलर ने उस वक्त दुनिया भर में अपना डंका बजा दिया था। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन मूवीज आपसे मिस ना हो। मूवी की शुरुआत होती है समरसेट नाम के एक डिटेक्टिव से, जो अगले 6 महीनों में रिटायर होने वाला है। ये किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि तभी शहर में एक और डिटेक्टिव आता है जिसका नाम होता है मिल्स, जो समरसेट को ज्वाइन करता है। अब इन दोनों के सामने एक मर्डर केस आता है और जब ये उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि जिसका मर्डर हुआ वो एक मोटा आदमी है और उसका मुंह एक खाने के बाउल के अंदर होता है जिसमें अभी भी खाना बाकी होता है। साथ ही इस आदमी के हाथ और पैर बंधे होते हैं, जिससे इन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या होगा। वहीं अब समरसेट को अगले 6 दिनों में रिटायर होना है, इसलिए उसका सीनियर बोलता है कि तुम रिटायर होने वाले हो। लेकिन समरसेट इस केस पर काम करना चाहता है, इसलिए वो इस केस को अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये केस मिल्स को मिले। अब ऐसा नहीं है कि उसे मिल्स से जलन है, बल्कि उसके हिसाब से मिल्स इस केस के लिए अभी बहुत नया है। हालांकि मिल्स भी इस केस को अपने हाथों में लेना चाहता था। इस तरह दोनों इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब जब इस मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि इस इंसान को कई घंटों से खाना खिलाया जा रहा था, वो भी लगातार, जिसकी वजह से उसका गला भी सूख जाता है और ज्यादा खाने की वजह से उसका पेट अंदर से फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा उन्हें वहाँ पर सुपरमार्केट के कुछ बिल्स भी मिलते हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि जिसने इस इंसान को मारा है वो सुपरमार्केट जाकर कुछ सामान भी लेकर आया था। अब इनका जो सीनियर होता है वो इस केस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। वो कहता है कि जरूर इस मोटे आदमी की किसी से दुश्मनी होगी, इसलिए उसने उसे मार दिया। लेकिन फिर भी समरसेट इस केस पर काम करना शुरू करता है और इसी दौरान इस शहर में एक और मर्डर हो जाता है और इस आदमी का नाम होता है एली गोल्ड, जो एक बहुत बड़ा वकील था। अब मिल्स मर्डर वाली जगह पर जाता है और उस आदमी के खून से ग्रीड लिखा होता है, यानी कि लालच, और उसे पता चलता है कि उस आदमी के शरीर से 1 पाउंड मांस भी निकाल लिया गया था और साथ में उस आदमी की बीबी की जो बहुत बड़ी तस्वीर वहाँ थी, उसकी आंखों पर गोल गोल चश्मे भी बनाए होते हैं। लेकिन अभी इस सब से कुछ भी साबित नहीं होता। अब समरसेट का सीनियर उसके पास आता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस केस पर काम करो। वो प्लास्टिक की बोतल में कुछ देता है। वो कहता है कि उस मोटे आदमी के पेट में खाने के साथ साथ एक लकड़ी जैसी कुछ चीज भी मिली थी। इस चीज को देखने के बाद समरसेट दोबारा उस जगह पर जाता है जहां उस मोटे आदमी का मर्डर हुआ था और वहां जाने के बाद वो देखता है कि उसके पास लकड़ी थी। दरअसल वो फ्रिज को आगे पीछे खिसकाने की वजह से लकड़ी के फ्लोर से निकली पत्ती थी और जब वो फ्रिज को उस जगह से हटाता है तो वहाँ पर पीछे उसे 2 कागज के टुकड़े मिलते हैं। एक पर लिखा होता है लंबे और कठिन रास्ते जो जहन्नुम से निकलते हैं और सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं। समरसेट अपने सीनियर को बताता है कि ये लाइंस एक किताब से ली गई है और इसका मतलब है कि ये अभी शुरुआत है। दूसरे कागज पर लिखा होता है ग्लूटनी, यानी ज्यादा खाना खाना, और जो दूसरा खून हुआ है उसमें लिखा होता है ग्रीड, यानी लालच। फाइनली अब समरसेट इस पहेली को सुलझा लेता है और अपने सीनियर और मिल्स को बताता है कि ये क्रिश्चियनिटी में होने वाले 7 डेडली सिंस हैं, जिनके आधार पर ये खून हो रहे हैं। यानी अभी हम 5 और खून की अपेक्षा कर सकते हैं। और वो उनको बताता है कि ये जो 7 सिंस हैं वो इस प्रकार हैं: भूख, लालच, आलस, क्रोध, घमंड, वासना और जलन। और ये सब बताने के बाद समरसेट वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसका सीनियर उसे रोकता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन समरसेट बोलता है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि इसके बाद भी वो लाइब्रेरी जाता है और इन सब चीजों के बारे में पढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ मिल्स भी इन चीजों के बारे में पढ़ता है। अब मिल्स की जो वाइफ होती है वो समरसेट को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। फिर डिनर के बाद समरसेट और मिल्स उस दूसरे वकील वाले मर्डर केस के बारे में डिस्कशन करते हैं और इसी डिस्कशन के दौरान मिल्स समरसेट को उस केस की कुछ फोटोज भी दिखाता है और उन फोटोज में एक फोटो वो भी होती है जिसमें खूनी ने गोल गोल चश्मे के निशान बनाए थे। समरसेट कहता है कि शायद कुछ ऐसा था जो इसे देखना चाहिए था, इसलिए इसकी आंखों पर यह निशान बनाए गए हैं। हालांकि इसके अलावा वहाँ पर कोई भी निशान नहीं होती, न उंगलियों की और न ही कोई गवाह। और जो पहले मर्डर हुआ था उसका और इसका आपस में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं लगता।
क्योंकि इन दोनों को वहाँ पर कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिलते जो ये साबित कर सके कि ये दोनों मर्डर्स किसी एक ही आदमी ने किए हैं। और अब ये उस वकील की पत्नी से मिलने जाते हैं जिसकी आंखों पर गोल निशान बनाए गए थे। वो उसे घटना की सारी तस्वीरें दिखाते हैं और जब वो सारी तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखती है तो कहती है कि ये जो बहुत बड़ी तस्वीर है वो उल्टी है, जबकि पहले वो सीधी थी। ये सुनकर मिल्स और समरसेट उस जगह पर जाते हैं और ये उस उल्टी तस्वीर को निकाल देते हैं। सबसे पहले वो तस्वीर को फाड़कर उसके अंदर देखते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो उस दीवार पर देखते हैं जहाँ पर तस्वीर लगी होती है, तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक मैसेज होता है और यहाँ पर लिखा होता है हेल्प मी, और वहाँ पर एक फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं और ये फिंगरप्रिंट्स एक मुजरिम के होते हैं। अब इनके पास उसका पता होता है और अब ये सभी उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि जिसे ये मुजरिम समझ रहे थे वो अपने बेड से बंधा हुआ है और वो बिल्कुल कंकाल हो चुका है। उसके शरीर पर कई घाव के निशान भी होते हैं और ये सब कुछ देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब जब ये वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि जिस आदमी को ये मुर्दा समझ रहे थे, जिसका नाम विक्टर है, वो अभी भी जिंदा होता है और ये अब उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि ये कम से कम 1 साल से बंधा हुआ था। उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक और ड्रग्स की मात्रा भी पाई गई है, जिसके भरोसे इसे जिंदा रखा गया था और ये मरा नहीं। समरसेट पूछता है कि क्या उसने कुछ बताने की कोशिश की, तो डॉक्टर कहता है कि उसने अपनी जीभ बहुत ही पहले काट ली थी और जितना दर्द और जितना सदमा उसने अपनी जिंदगी में देखा है शायद ही किसी ने देखा हो, और अगर तुमने उससे कुछ पूछा तो वो सदमे से या दर्द से वैसे ही मर जाएगा। अब यहाँ पर इनके पास गवाह तो है जो इस पूरे केस को सुलझा सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। अब मिल्स और समरसेट अपने आप में बहुत लाचारी महसूस कर रहे होते हैं। समरसेट इस बात से बहुत परेशान होता है कि तभी रात को उसे मिल्स की वाइफ का कॉल आता है और वो कहती है कि सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब अगले दिन समरसेट मिल्स की वाइफ से मिलने जाता है, जहाँ वो बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन यह बात मिल्स को नहीं पता। दरअसल मैं अपने बच्चे को ऐसे माहौल में जन्म नहीं देना चाहती जहाँ पर जुर्म और क्राइम इतना ज्यादा है। समरसेट बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह थे और वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में इस माहौल में आए और इसलिए मैंने उसे अबॉर्शन करने के लिए कहा और उसने अबॉर्शन करवा लिया। मैं जानता हूँ कि मेरा फैसला सही था, मुझे इस बात पर कोई पछतावा नहीं, लेकिन फिर भी एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मुझे ये एहसास नहीं होता कि क्या मुझे अपना फैसला बदल लेना चाहिए था। इसलिए अगर तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो तो ये बात मिल्स को कभी नहीं पता लगने देना, और अगर तुम इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हो तो उसे इतना प्यार करना कि वो बिगड़ जाए। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इस शहर में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ शरीफ लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर सभी को जानवर के साथ जानवर ही बनना पड़ता है। इसके बाद मिल्स की वाइफ इस बात को समझते हुए समरसेट को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन मिल्स और समरसेट मिलते हैं और समरसेट मिल्स को ये नहीं बताता कि वो उसकी पत्नी से मिला था या वो पिता बनने वाला है। ये दोनों केस के बारे में डिस्कशन करते हैं और मिल्स कहता है कि वो खूनी पागल है, पर समरसेट कहता है कि नहीं, वो पागल नहीं है, बल्कि वो डिसिप्लिन्ड है। वो हर काम टाइम पर और बहुत सोच समझकर करता है, इसलिए उसने अपने पहले कत्ल के दौरान हमारे लिए ये मैसेज छोड़ा था। रास्ता लंबा है और कठिन भी, पर मुश्किलों से लड़कर ही सच्चाई मिलती है। मिल्स कहता है कि उसके पास किसी लाइब्रेरी का कार्ड है जहाँ वो किताबें पढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक संत है। ये सुनने के बाद समरसेट थोड़ा सोचता है, क्योंकि मिल्स की इस बात से अचानक उसे कुछ और लिंक मिल जाता है। वो मिल्स से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वो उसे बताता है कि सरकार हर उस इंसान का रिकॉर्ड अपने पास रखती है जो लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ता है, जैसे बम बनाने की किताब, हथियार बनाने की किताब, और इसी तरह से वो उन आदमियों की एक लिस्ट वहाँ से हासिल कर लेता है जिन्होंने पिछले समय में 7 सिंस नामक लिखी हुई किताब को सबसे ज्यादा पढ़ा हो। इसके बाद वो उस आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर होता है, और उसका नाम था जॉन। अब ये दोनों उसका एड्रेस लेकर उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन उसका घर बंद होता है। तभी कॉरिडोर में सामने एक आदमी आता है जिसके हाथ में कुछ सामान होता है, और ये दोनों जब उसे देखते हैं तो वो थोड़ा सा आगे आता है और फिर अपनी गन निकालकर उन दोनों पर फायर करता है। ये दोनों दूसरे रास्ते से होकर जाते हैं और इतने में वो वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद अब इन दोनों को यकीन हो जाता है कि यही वो आदमी है जिसकी उन्हें तलाश है, और हो ना हो वही असली कातिल है। मिल्स उसका पीछा करता है और एक जगह पहुंचकर जब वो उसे ढूंढ रहा होता है
तो वो आदमी उस पर हमला कर देता है, जिससे मिल्स की गन उसके हाथ से छूट जाती है और इसके बाद वो जॉन के सर पर गन रख देता है। फिर भी वो उसे मारता नहीं और वहाँ से चला जाता है। समरसेट भी वहाँ पर आ जाता है और इसके बाद ये दोनों जॉन के फ्लैट में जाते हैं और अंदर ये अपनी टीम को भी बुला लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने पर वहाँ पर उन्हें कई सबूत मिलते हैं। वहाँ पर उन्हें एक लेदर की शॉप की स्लिप मिलती है और एक लड़की का फोटो भी मिलता है। साथ ही साथ वहाँ पर मिल्स का एक फोटो भी होता है जो जॉन ने खींचा था। मिल्स को वो फोटो देखकर याद आता है कि जब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो वहाँ पर एक फोटोग्राफर आया था जिसने उसकी फोटो खींची होती है। अच्छी बात ये होती है कि मिल्स को उसकी शक्ल भी याद होती है, जिसकी वजह से मिल्स उसका स्केच बनवाता है और फाइनली अब इन्हें पता है कि जॉन कौन है। फिर ये दोनों यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फोन की घंटी बजती है और जब मिल्स उसका फोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से जॉन की आवाज आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुमने मेरे घर को और मुझे ढूंढ लिया। मुझे माफ करना कि मुझे तुम में से एक को चोट पहुँचानी पड़ी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन अब मैं अपने सारे प्लान बदल दूंगा। इसके बाद वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और ये दोनों उस लेदर शॉप पर जाते हैं जिसकी स्लिप उन्हें जॉन के घर पर मिली थी। और जब ये दोनों वहाँ पर पूछताछ कर रहे होते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि जिस लड़की की फोटो उन्हें जॉन के घर पर मिली थी उसका पता चल गया है। और जब ये उस जगह पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि उसका कत्ल हो चुका है और खून से वहाँ पर लिखा होता है लस्ट यानी वासना। ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट होती है, इसलिए उसने इसका कत्ल किया होता है, क्योंकि ये जो 7 गुनाह होते हैं उसमें से एक वासना भी होती है। हालांकि इस लड़की का कत्ल वो खुद अपने हाथों से नहीं करता, बल्कि वहीं पर एक आदमी से जबरदस्ती धमकाकर करवाता है। अब ये दोनों परेशान हैं, क्योंकि जॉन का पता लगने के बाद भी हादसे अभी तक रुके नहीं होते। और अगले दिन पुलिस स्टेशन पर एक कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने पहले जो किया था वो एक बार फिर किया है। और ये जॉन का कॉल होता है, जिसे सुनकर मिल्स और समरसेट को पता चलता है कि अभी अभी एक मॉडल का भी कत्ल हुआ है। और जब ये उस जगह पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और उसके एक हाथ में पिल्स होती है और दूसरे हाथ में मोबाइल। दरअसल जॉन ने उसे ऑप्शन दिया होता है कि या तो वो फोन करके किसी को मदद के लिए बुला ले या फिर पिल्स खाकर वो अपनी जिंदगी का अंत कर दे। जिसके बाद वो पिल्स खाकर अपनी जिंदगी का अंत कर देती है, क्योंकि वो जॉन के टॉर्चर को सहन नहीं कर पा रही होती। इसके बाद मिल्स और समरसेट दोनों देखते हैं कि खून से जॉन ने दीवार पर लिखा होता है प्राइड यानी घमंड। इस तरह अब तक जॉन 5 लोगों को मार चुका होता है। अब ये दोनों वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि जॉन भी वहाँ पर आ चुका है और उसके शरीर पर, उसके हाथों पर खून लगा होता है। इसके बाद वो अपने आप को इन दोनों के हवाले कर देता है और कहता है कि मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। इसके बाद उसका वकील वहाँ पर आ जाता है और मिल्स और समरसेट को ये बताता है कि इसने 2 कत्ल और किए हैं और उन दोनों के कत्ल के बारे में ये तुम दोनों को बताना चाहता है। और अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी, अगर तुम उसके साथ नहीं गए, तो वो अपने आप को पागल घोषित कर देगा, जिससे वो कानून के चंगुल से छूट जाएगा। और अगर तुम दोनों उसके साथ जाते हो तो वो अपना पूरा कन्फेशन लिख कर देगा। जिसके बाद ये दोनों साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी तक ये 5 लोगों को मार चुका होता है, जिसका कनेक्शन होता है भूख, लालच, आलस, घमंड और वासना से। लेकिन अभी 7 सिंस में से 2 सजा और बची होती है, जिसके मुताबिक 2 लोगों को अभी और मारा जाना है, जिसमें से एक होती है एनवी यानी जलन और एंगर यानी क्रोध। अब ये दोनों उसके साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो उन्हें रास्ते में बताता है कि मैंने जितने भी लोगों को मारा था वो उसी सजा के हकदार थे। जॉन बहुत ही शांत किस्म का इंसान होता है और इसके अंदर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखता। अब ये तीनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जॉन इन दोनों को ले जाना चाहता था और ये एक सुनसान जगह होती है। हालांकि पुलिस का हेलीकॉप्टर भी इनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो इनसे बहुत दूर होता है ताकि जॉन उसको देख ना पाए। खैर, अब उन्हें वहाँ पर दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है और जैसे ही वो गाड़ी नजदीक आती है, मिल्स जॉन को गन पॉइंट पर ले लेता है और समरसेट गाड़ी की तरफ जाता है। ये एक कुरियर सर्विस की गाड़ी होती है और जिसमें से एक डिलीवरी एजेंट उतरता है और समरसेट उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ एक डिलीवरी एजेंट हूँ और यहाँ पर जॉन नाम के आदमी के लिए हमारे पास एक पार्सल है। इतना कहकर वो वहाँ पर एक बॉक्स छोड़कर चला जाता है। अब समरसेट जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन उस बॉक्स को वहीं छोड़कर मिल्स को दूर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम अपनी गन नीचे करो, और इतना कहकर वो उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन मिल्स को बोलता है कि मुझे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी से ईर्ष्या थी, मैं ईर्ष्यालु था और इसलिए मैंने तुम्हारी बीवी को मार दिया और उसका सर उस बॉक्स में है। वो ये भी बताता है कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी
और उसने अपने बच्चे की भीख मांगी थी, लेकिन मैंने उस पर कोई रहम नहीं किया। मिल्स समरसेट से पूछता है कि क्या ये सच है, उसमें क्या है, लेकिन समरसेट उसको कुछ नहीं बताता और उसकी खामोशी से मिल्स समझ जाता है कि जॉन सच बोल रहा है। वो उसे कहता है कि मेरा गुनाह यानी सिन ईर्ष्या थी, जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी को मारना पड़ा और टोटल 6 कत्ल हो गए। अब तुम अपना बदला लो, यानी कि एंगर दिखाओ और गुस्से में मुझे मार डालो। समरसेट मिल्स को मना करता है। वो कहता है कि ऐसा मत करो, तुमने अगर किसी गुनाहगार को मारा तो तुम्हें सजा होगी और जॉन भी ऐसा ही चाहता है। अगर तुमने इसे मार दिया तो इसमें इसकी जीत होगी, तुम्हारी नहीं। लेकिन मिल्स अपने आप को रोक नहीं पाता और उसकी बीवी का चेहरा बार बार याद आता रहता है और तभी मिल्स उसे गोली मारकर खत्म कर देता है और जॉन आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, क्योंकि 7वां गुनाह जो होता है वो होता है गुस्सा। इसके बाद मिल्स को उसके साथी वहाँ से ले जाते हैं और समरसेट का सीनियर उससे पूछता है कि तुम अब कहाँ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। तभी समरसेट कहता है कि मैं यहीं आसपास रहूंगा, क्योंकि एक राइटर ने कहा था कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, इसलिए इसके अच्छेपन और अच्छे लोगों के लिए जंग लड़ना भी बहुत जरूरी है और मैं उस राइटर की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। समरसेट के कहने का मतलब ये होता है कि भले वो अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले, लेकिन जुर्म के खिलाफ वो हमेशा खड़ा रहेगा। और इसी के साथ होता है इस जबरदस्त मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप ऐसी मूवीज और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।